वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने ये टॉपिक शुरू कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज हम उन्हीं टर्म्स को आगे पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ये टॉपिक स्टार्ट करा था और कुछ टर्म्स मैंने आपको बताई थी। पहले हम उसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं एंड देन हम करेंगे आज की न्यू टर्म्स। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी एक एक्स पर्सन है, उसने एक फर्म की स्टार्ट की है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज। क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज। इस एंटरप्राइज के अंदर ये जो हमारा एक्स है वो क्या है, एंटरप्रेन्योर। एक्स क्या है हमारा, एंटरप्रेन्योर। ये जो हमारा एक्स है इसने बिजनेस के अंदर लगाए हैं 1 लाख रुपीज़। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये क्या होती है हमारी इंटरनल लायबिलिटी। जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो इस वीडियो को जाके देख ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ये होते हैं हमारी इंटरनल लायबिलिटी और हम इसे क्या कह सकते हैं, कैपिटल। और उसने लिया 2 लाख रुपए का लोन बैंक से। 2 लाख रुपए का लोन क्या लिया उसने, बैंक से लिया। तो ये क्या है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसके बाद मैंने आपको बताई थी लायबिलिटी एक्चुअली होती क्या है। लायबिलिटी वो सारी जो हमारी लोन्स होते हैं जो हमें थोड़े टाइम बाद पे ऑफ करने होते हैं, जो कंपनी पे उधारी होती है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी। अब मैंने आपको इसके बाद बताया था कि लायबिलिटीज़ के टाइप क्या होते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जो हमारी लायबिलिटी होती है वो होती है, एक होती है हमारी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का क्या मतलब है, करंट लायबिलिटी का मतलब है वो लायबिलिटी जो पे ऑफ हो जानी चाहिए विद इन द ईयर। करंट लायबिलिटी का क्या मतलब है, वो लायबिलिटी जो पेएबल हो जानी चाहिए विद इन द ईयर, ठीक है। जैसे कि हमारे क्रेडिटर हो गए, शॉर्ट टर्म्स बिल हो गए, बिल पेएबल हो गए, ये सब किस में आती है, हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के अंदर। इसके बाद आती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो मोर देन 1 ईयर में पे ऑफ होती हैं, जो मोर देन 1 ईयर में पे ऑफ होती हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, ये सब क्या होते हैं हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज़। ये लायबिलिटीज़ जो होती हैं ये कंपनी को एक टाइम पीरियड के बाद पे ऑफ करनी होती है। और ये किसके टाइप होते हैं, हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के। इंटरनल लायबिलिटी कौन रेज अप करता है, एंटरप्रेन्योर, और इसको हम कहते हैं कैपिटल। उसके बाद मैंने बताया था कि इस एंटरप्राइजेज में कुछ मटीरियल लगे हुए हैं जो इनकम जनरेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि फर्नीचर, मशीन, ये सब क्या कहलाती हैं, हमारी एसेट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, हमारी एसेट्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था एसेट्स के टाइप। अब एसेट के क्या क्या टाइप होते हैं, एसेट के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है नॉन करंट एसेट। सबसे पहले आती है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो एसेट होती हैं जो हम हेल्ड करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जो बेचने के पर्पस से हेल्ड नहीं की जाती। इसके अंदर भी 2 टाइप होते हैं। पहली होती है टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो और फील कर सकते हो। इसका एग्जांपल जैसे मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया। इसके बाद आती है हमारी इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वो एसेट होती है जिसे ना आप देख सकते हो, ना फील कर सकते हो, ना सीन कर सकते हो। जैसे कि हमारी गुडविल, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या कहलाती हैं, हमारी इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद हमारा अगला टाइप होता है एसेट का, करंट एसेट्स। करंट एसेट वो एसेट होती है जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हेल्ड की जाती है और जिसे हमें जल्दी कैश की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए इस एक्स ने जो है वो पेंसिल का बिजनेस शुरू किया, तो जो हमारी पेंसिल होगी वो हमारी करंट एसेट होगी, जिसको हमें बेचकर जल्दी कैश कन्वर्ट करना होगा शॉर्टर पीरियड के अंदर। इसके बाद आता है इसका लास्ट टाइप, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो ना ही टेंजिबल होती है और ना ही नॉन टेंजिबल होती हैं। ये वो एसेट्स होती हैं, ये वो सारे लॉसेस होते हैं एक्चुअली जो उस ईयर नहीं लिखे जाते जिस ईयर ये होते हैं, इसके अलावा बाकी ईयर्स में लिखे जाते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट जैसे खर्चे जो हैं उस ईयर नहीं लिखे जाते जिस ईयर ये किए जाते हैं,
उसके बाद वाले आने वाले कमिंग अकाउंटिंग पीरियड्स में इन्हें लिखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है उसका इफ़ेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है। ये था हमारा क्विक रिवीजन, जो भी टर्म्स हमने पहले करी थी तो चलिए अब नहीं करना है। अब मान लीजिए ये एक्स है, इस एक्स ने को नीड थी, उसने कुछ मनी जो है वो विड्रॉन करी। तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर या जो भी पार्टनर होते हैं हमारे बिजनेस में, अगर वो मनी विड्रॉन करते हैं तो वो कहलाती है हमारी ड्राइंग्स। क्या कहलाती हैं? ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स वो वाली नहीं है जो हम करते हैं। ड्राइंग्स का क्या मतलब है कि मनी विड्रॉन बाय दी ओनर और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ड्राइंग। उसके बाद बात आती है हमारे स्टॉक की। अब एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्राइज चला रहा है, तो वो कुछ चीज़ बनाता होगा या कोई सर्विस अवेल करता होगा। अगर मान लीजिए कोई चीज़ बनाता है तो उसमें 2 तरह के स्टॉक वो हैंडल करता है। पहला होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है कि जो स्टॉक हमारे हैंड में है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में, कि जो भी स्टॉक हमारे हाथ में है पीरियड के स्टार्ट होने पर, वो क्या कहलाता है? हमारा ओपनिंग स्टॉक। और हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है वो स्टॉक जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमारे पास होता है। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो भी हमारे पास स्टॉक होता है वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग पीरियड के एंड में ये जो स्टॉक होता है वो बैलेंस शीट में करंट एसेट में शो होता है। जो हमारा स्टॉक होता है वो कहाँ शो होता है? वो शो होता है हमारी बैलेंस शीट के अंदर, जो आप आगे फर्दर सीखेंगे बनानी। उसमें शो होता है किस हेड के अंदर? करंट एसेट। अब करंट एसेट क्या है? क्योंकि हम इसे, हमारा पर्पस क्या है? इसे जल्द से जल्दी कैश की फॉर्म में कन्वर्ट करना इन शॉर्टर पीरियड। करंट एसेट होता है और इसे वैल्यू किया जाता है उस प्राइस पर, या तो इसके कॉस्ट प्राइस पर या फिर नेट रिलाइजेबल प्राइस पे। नेट रिलाइजेबल प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पर इसे बेचा जाएगा, उस पर वैल्यू किया जाता है, जो भी इन दोनों में से क्या होता है? लो होता है। तो ये स्टॉक जो होता है हमारी बैलेंस शीट में शो होता है करंट एसेट के हेड के अंदर, और इसे रिकॉर्ड किया जाता है या तो कॉस्ट पे या नेट रिलाइजेबल वैल्यू पर, जो भी उस समय कम होता है। आई होप आपको समझ आएगा। आप चाहें तो इसको एक्सप्लेनेशन के लिए नोट कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक्स है, इसके कुछ गुड्स हमने क्या हुआ बिके, तो उसके पास आया पैसा। तो जो हमने सेलिंग से जो हमारे पास अमाउंट आई एक्स के पास क्या, वो कहलाएंगे हमारी रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स भी आगे 2 तरह की होती हैं। जो पैसा इसको पेंसिल बेचने से आया एक्स को, वो तो कहलाएंगे हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट, एज वो रिसिप्ट्स उन चीज़ों से है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है हमारी, और उसने एक अपनी एसेट बेच दी बिकॉज उसको उस एसेट का इतना यूज़ नहीं लग रहा था कंपनी के अंदर, तो वो कहलाएगी हमारी कैपिटल रिसिप्ट। इसके बाद अब मैंने रिसिप्ट, अब मैंने अगर कमाई करी है तो उसे बनाने का खर्चा भी करा होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर्स क्या क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो इंकर्ड होता है, जो हम किसी एसेट को लेने में या कोई गुड्स एंड सर्विसेज को लेने में खर्च करते हैं। मान लीजिए मैंने पेंसिल लखनऊ भेजनी है, तो लखनऊ भेजने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर कहलाएगा। आगे एक्सपेंडिचर के भी 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब है वो एक्सपेंडिचर जो कभी कभी किए जाते हैं, जो हम बेसिकली इनकम जनरेट करने के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने एसेट खरीदी, अब ये खर्चे रोज रोज नहीं होते। उसके बाद आते हैं रिवेन्यू। रिवेन्यू में वो खर्चे आते हैं जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, जैसे कि सैलरी हो गई, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सारे खर्चे जो होते हैं हमारे रेगुलर बेसिस पे होने वाले होते हैं। तो इन खर्चों को हम कहाँ काउंट करते हैं? हमारे रिवेन्यू में काउंट करते हैं। अब जैसे मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन वाला एग्जांपल दिया, तो वो किस में आएगा? हमारे वो आएंगे हमारे रिवेन्यू में। रिवेन्यू मतलब रेगुलर में होने वाले खर्चे, रेगुलर में होने वाले रिसिप्ट, वो किस में आते हैं? रिवेन्यू में। ठीक है। सो हमारा थर्ड पॉइंट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में लिखे जाते हैं, क्योंकि उनका हमें बेनिफिट एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है। जैसे हो गई एडवर्टाइजमेंट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा IPL में वीवो कंपनी एडवर्टाइज़ करती है,
तो एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा तब तक नहीं रहता जब तक उसी अकाउंटिंग पीरियड नहीं रहता जिस अकाउंटिंग पीरियड में किया गया, मतलब उससे ज़्यादा वाले अकाउंटिंग पीरियड में उसका फ़ायदा रहता है। तो ये क्या होते हैं हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद जितने भी पैसे हमने कमाए गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर, जितने भी पैसे हमने कमाए गुड्स और सर्विसेज को बेचकर, उनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में या अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं रेवेन्यू। और जितना भी हमने खर्चा किया, जितनी भी हमारी कॉस्ट आई, कॉस्ट ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वो कहलाती हैं हमारी, वो क्या कहलाती हैं हमारी कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या कहलाती हैं हमारी एक्सपेंसेस। क्या कहलाते हैं एक्सपेंसेस। जितना भी पैसा हम कमा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर, वो हमारे हो गए रेवेन्यू, और जितनी भी उनकी कॉस्ट आ रही है वो हो गई हमारे एक्सपेंसेस। जब मैं रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आती है इनकम। जब मैं रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आती है इनकम। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंसेस के क्या क्या टाइप होते हैं। एक्सपेंसेस के क्या क्या टाइप होते हैं। सबसे पहले तो एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट किया जाता है या तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर हमारे P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है। एक्सपेंसेस के टाइप, एक्सपेंसेस का फर्स्ट टाइप होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। वो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हम एडवांस में पे कर देते हैं। मान लीजिए मैंने गुड्स लिए 30,000 रुपये के एक कंपनी से, वाई कंपनी से, बट मैं उनको 50,000 पे करके आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 20,000 के गुड्स फ्यूचर में चाहिए होंगे, तो मैंने पहले से पे कर दिया। वो हमारे क्या कहलाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मान लीजिए मैंने किसी से, मान लीजिए वाई कंपनी है, मैंने उससे गुड्स खरीदे 30,000 रुपये के और उसे मैं 20,000 रुपये दे गई, जो 10,000 रुपये बच गए वो मेरे क्या कहलाएंगे हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। की खर्चा बन गया पर मैंने पे नहीं किया, अभी वो पे होना रहता है, चाहे वो पार्शली पे होना रहता है या पूरा ही पे होना रहता है। जो खर्चे हमने पहले से पे कर दी वो प्रीपेड, और जो पे रहने रह गए हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव। हम अब आपने सुना ही होगा लोग कि मुझे 2000 का प्रॉफिट हो। अब प्रॉफिट का क्या मतलब है? प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें बेनिफिट हो रहा है वो क्या कहलाता है हमारा प्रॉफिट। आगे प्रॉफिट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि जितना भी हमारा रेवेन्यू हुआ उसमें से जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर देना। और सेकंड होता है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देना, रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ये क्या होता है हमारा प्रॉफिट होता है। अब जहाँ प्रॉफिट है वहाँ पर कहीं ना कहीं लॉस भी है। अब ये तो नहीं है कि हर टाइम हमारा वेल्थ का ही हो। तो लॉस क्या होता है? लॉस कुछ नहीं, बस नेगेटिव प्रॉफिट होता है कि प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव नंबर में नहीं है, नेगेटिव में। नेगेटिव प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? लॉस। लॉस इज नथिंग बट अ नेगेटिव प्रॉफिट। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये आगे भी यूज़ होता है। आगे जब आप इसे डीपली पढ़ेंगे अकाउंटेंसी को तो आपको पता होना चाहिए लॉस क्या होता है। लॉस कुछ नहीं होता, लॉस हमारा नेगेटिव प्रॉफिट होता है। इसके बाद आती है बात गेन की। अब सबसे ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि गेन और प्रॉफिट में क्या भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है कि प्रॉफिट तो है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाले फ़ायदे, जबकि गेन है कि हमारा ओनर इक्विटी में इंक्रीज़ आया है। ओनर की जो इक्विटी है, ओनर की जो कैपिटल है उसमें जो इंक्रीज़ आता है उसको हम क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? गेन। तो प्रॉफिट और गेन जो होता है वो सेम बात नहीं होती। जो हमारा गेन होता है वो क्या होता है? हमारी ओनर की इक्विटी में इंक्रीज़ आता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई लैंड बेची या कोई मशीनरी बेची, उससे हमें गेन हुआ,
उसमें उससे हमें वो हमारे जो भी रिलाइजेबल है उससे ज़्यादा की बिकी, हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो तो वो हमारा सब गेन में आएगा। जबकि मेरा कुछ गुड्स या सर्विसेज से बेनिफिट हुआ तो वो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट में। समझ आ गया प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद आते हैं परचेज की बात। मैंने कुछ खरीदा वो कहलाएगी हमारी परचेज। क्या कहलाएगी, परचेज। एक्स ने मार्केट से पेंसिल बनाने के लिए लेड खरीदी तो वो क्या है, हमारी परचेज। और अगर हमने इसे वापस कर दिया तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है रिटर्न बाहर की साइड। हमने कंपनी से बाहर रिटर्न किया ना, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड। और हमने पेंसिल बेची तो वो क्या हो गई, हमारी सेल। और मान लीजिए पेंसिल में कोई डिफेक्ट था तो वो वापस आई तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, या तो सेल रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ये कंपनी के विद इन अंदर आ गई वो चीज़। रिटर्न कहाँ हुई, वो कंपनी के अंडर हुई तो वो क्या कहलाएगी, हमारी रिटर्न इनवर्ड। इसके बाद आती है बात रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। जितना भी रिवेन्यू हमारा अर्न किया जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो क्या कहलाता है, हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है जितना भी हमारा रेवेन्यू अर्न किया जा रहा है किसके थ्रू, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, वो सब हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद बात करते हैं हम गुड्स की। गुड्स वो फिजिकल आइटम होती है जो कि हम परचेज करते हैं ट्रेडिंग के लिए। गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड, जो कि हमने बेचने के लिए ही परचेज की होती है। जैसे एक इंटरप्राइजेज है जो होम अप्लाइंसेस बनाते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा, तो जो वो स्टेशनरी खरीदेगा वो क्या कहलाएंगी, हमारी गुड्स। कि गुड्स वो फिजिकल आइटम्स होती हैं आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट परचेज्ड टू बी सोल्ड, जो कि परचेज की जाती है हमारे ट्रेडिंग पर्पस से। कि मेरा होम अप्लाइंस, अब मान लीजिए पेंसिल की कंपनी है, अब ये पेंसिल के अलावा जो भी हमारा अप्लाइंसेस खरीद रही है वो सब क्या कहलाएंगे, या स्टेशनरी खरीद रही है वो क्या कहलाएंगे, हमारे गुड्स। इसके बाद हमने स्टॉक की बात की थी। पहले मैंने आपको बताया थी कि स्टॉक दो तरह के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। बट इन रियलिटी में जो स्टॉक होता है वो किन फीचर से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, किन काइंड्स में पाया जाता है, ठीक है। अब हम उनकी बात करेंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए। सबसे पहले आता है स्टॉक और इन्वेंट्री गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जो कि बिकते नहीं हैं या किसी रीज़न की वजह से बिक नहीं पाते। क्या होते हैं, स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। ये क्या है, जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बैलेंस शीट में इसके कॉस्ट या नेट रिलाइजेबल प्राइस पर रिकॉर्ड होते हैं जो भी लेस होता है। इसके बाद आता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कि हम लोग जैसे पेंसिल है उसको बनाने के लिए लेड चाहिए होती है, उसका स्टॉक वो क्या कहलाता है, हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद आते हैं हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। जो चीज़ जो है प्रोसेस में ख़त्म होने के, मतलब पेंसिल बनने के प्रोसेस में जो जो हमारी चीज़ें होंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहलाएंगी, वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद आते हैं ट्रेड के टाइप। ट्रेड क्या होता है, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड की। सबसे पहले होता है ट्रेड के अंदर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है वो अमाउंट जो हम रिसीव करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने में, वो क्या होगा, हमारा ट्रेड रिसीवेबल। बट कुछ अमाउंट ड्यू भी होता है कस्टमर्स के थ्रू। कुछ कस्टमर जो होते हैं वो हमारे से क्रेडिट पे लेते हैं। जो कस्टमर हमसे क्रेडिट बेसिस पर लेते हैं कुछ गुड्स एंड सर्विसेज वो कहलाते हैं हमारे डेटर। क्या कहलाते हैं, हमारे डेटर। और कुछ ऐसे डेटर्स होते हैं जो कहते हैं कि हमें बिल लिख दो, उस बिल में लिख दो कि हम 4 महीने बाद बिल पे करेंगे, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, बिल
रिसीवेबल, इसलिए कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू डेटर प्लस BR। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू डेटर प्लस BR। ऐसे ही होते हैं हमारे ट्रेड पेएबल कि हमने किसी को परचेज किए गुड्स एंड सर्विसेज, पर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज अगर हमसे कोई क्रेडिट ले सकता है तो हम भी तो किसी से क्रेडिट ले सकते हैं। अगर हम किसी से क्रेडिट ले रहे हैं तो हम कहलाएंगे क्रेडिटर, और अगर हम बिल लिखवा लेते हैं उसका तो वो होगा हमारे पास बिल पेएबल। क्या होगा, बिल पेएबल, BP जिसे कहते हैं। तो ट्रेड पेएबल क्या होता है, क्रेडिटर प्लस BP। क्या होता है, क्रेडिटर प्लस, इसके बाद बात आती है कॉस्ट की। कॉस्ट वो अमाउंट होती है जो जिसके अंदर एक स्पेसिफिक आर्टिकल या प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस होता है। मतलब कॉस्ट क्या है कि एक चीज़ को बनाने पे जो खर्चा आता है वो क्या कहलाती है, हमारी कॉस्ट कहलाती है। इसके बाद टर्म आती है हमारी वाउचर। अब वाउचर क्या होते हैं, वाउचर एक एविडेंस होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, जैसे कैश मेमो हो गए, डेबिट क्रेडिट नोट हो गई, ये सब क्या होता है, एविडेंस होता है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन का। क्या होता है, एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके बाद आती है डिस्काउंट। ये बात तो सबको ही पता होगी, आप लोग अखबारों में एंड पैम्पलेट्स वगैरह में पढ़ते रहते हैं। डिस्काउंट क्या होता है कि जो भी हमारा प्राइस है उससे हम किसी को कम दाम में चीज़ बेच रहे हैं, मतलब कि उससे कम दाम में किसी को चीज़ बेच रहे हैं। बट डिस्काउंट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। अब इसमें क्या डिफरेंस है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है वो डिस्काउंट जो हर एक सेलर को मिलेगा, हर एक पर्सन को मिलेगा जो हमसे गुड्स खरीदेगा, वो तो हम हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो उसी पर्सन को मिलेगा जो इमीडिएट कैश से पे करेगा, जो इमीडिएट कैश से पे करेगा, वो क्या कहलाते हैं हमारे कैश डिस्काउंट। उन्हें क्या मिलता है, क्या ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलेगा, कैश डिस्काउंट उन्हें मिलेगा जो इमीडिएट कैश पे करते हैं। उसके बाद बात आती है बैड डेब्ट की। बैड डेब्ट क्या होते हैं, ये जो हमारे डेटर्स हैं इनमें से कोई गद्दार निकल जाए, मान लीजिए कोई ऐसा निकल जाए जो कहे भाई मैंने तो कोई सामान वामान नहीं लिया, आप तो झूठ बोल रहे हो, या भाग जाए या शहर छोड़ के चल जाए, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, बैड डेट्स। क्या कहलाते हैं हमारे बैड डेट्स। उसके बाद मैंने आपको आगे स्टार्टिंग में बताई थी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल पोजीशन की, जिसके अंदर हम एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रिजर्व, इन सब की बुक वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इन सब की बुक वैल्यू। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड आज के लिए इतना ही। इसमें मैंने बेसिक पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, बाकी के पॉइंट्स आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। और अपने डाउट्स आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।